फुल इंग्लिश में कन्वर्सेट कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश उर्दू मिक्स, चाहे तो उर्दू, ठीक है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, नो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी जी क्लियर आ रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। अच्छा, मेरी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो कोई अराउंड 6.6 ईयर्स हो गए मैंने स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं दूसरी फील्ड्स में था एजुकेशन की। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ स्टार्टअप कंपनी ताजमेक आईटी सॉल्यूशंस। वहाँ से स्टार्ट की जर्नी, और अभी लास्ट मैंने जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी विंड स्ट्रीम के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उनके साथ मैंने जो है वो काम करने। इस पूरी जर्नी में जो है वो मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है। मोस्टली जो है वो ASP.NET और C शार्प को यूज़ करते हुए .NET WPF, ASP.NET MVC, और सबसे ज़्यादा जो है वो काम मैंने वेब APIs और फ्रंट एंड वगैरह के लिए एंगुलर यूज़ करते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशंस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। अगर डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस साइट पर जो है वो ज़्यादातर SQL पर काम किया है, लेकिन जो है वो बीच में MySQL और MongoDB वगैरह पे भी थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला, तो उस साइट पर भी काम किया है। इसके अलावा विंडोज़ सर्विसेज वगैरह पे काम किया हुआ है। नॉब कॉमर्स पे मैंने काम किया है, स्वैगर वगैरह हो गया। और एजुकेशन की बात करें तो मैंने मास्टर्स मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से किया। मैंने जो है वो स्टार्टअप कंपनीज के साथ भी काम किया है, और जो है वो बिग मेच्योर कंपनीज के साथ काम भी किया है। प्लस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है, और प्रोजेक्ट्स बेस्ड के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है। राइट। तो डॉट नेट पर आपने डॉट नेट सिंपल फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर, इनमें से मोस्टली किस पर ज़्यादा काम किया हुआ है? शुरुआत में ऑफ कोर्स .NET कोर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, तो प्लेन जो .NEट फ्रेमवर्क था उस पर काम किया था। फिर जब .NEट कोर आया तो मैंने जो है वो उस पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर लिया था। फिर कोई अराउंड 3-4 साल हो गए होंगे .NEट कोर पर ही जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। राइट। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है, आप बैक एंड पर ज़्यादा अच्छा वर्क कर लेते हैं या फ्रंट एंड पर? दोनों साइड पर आई मीन अच्छा ही काम कर लेता हूँ, बट जो है वो चैलेंजिंग काम होता है तो मज़ा आता है। अब वो चाहे फ्रंट एंड से रिलेटेड हो या फिर चाहे बैक एंड से रिलेटेड हो, बट ज़्यादा जो है वो बैक एंड पे ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग वर्क आई थिंक आता है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड। तो राइट। रेस्टफुल एपीआईज के बारे में थोड़ा बताएंगे कि इनके ये है क्या और इनके एडवांटेजेस क्या हैं? रेस्टफुल एपीआई जो है वो रेस्ट जैसा कि एक जो है वो प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो करते हुए जो है वो जो एपीआई बनाते हैं हम उसको जो है वो रेस्ट एपीआई कहते हैं। इसके अगर एडवांटेजेस की हम बात करें तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे हमें जो है वो एक इंटरफेस मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो है वो डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और जो है वो मल्टीपल क्लाइंट जो है वो इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी मोबाइल ऐप्स हैं, आपकी जो है वो वेब ऐप है, आपकी डेस्कटॉप ऐप है, वो सारी जो है वो इसी इंटरफेस को यूज़ करते हुए डेटाबेस से जो है वो कम्युनिकेट करती हैं, अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करती हैं। और प्लस जो है वो आपको जो है वो इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे XML है, JSON है, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी वाइज ये जो है वो सिक्योर हो जाता है आपका डेटाबेस। आपका डेटाबेस डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रहा होता है, एक उसको प्रॉपर इंटरफेस के थ्रू और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की लेयर्स वगैरह, और आप एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योरिटी ऐड करना चाहें, इट्स अप टू यू, तो उसके बाद जो है वो उसको एक्सेस कर रहा होता है। तो सिक्योरिटी वाइज भी ये काफ़ी एडवांटेज प्रोवाइड करता है। राइट। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आपने यूज़ किया होगा, हम्म। तो ये कब यूज़ करते हैं? यानी आपको बिलफर्ज एक ऐप को स्टार्टअप से लेकर चलना है, तो वहाँ पर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को आप किन पॉइंट्स के अगेंस्ट रेकमेंड करेंगे?
किन पॉइंट्स के अगेंस्ट में रिकमेंड करेंगे? देखिए, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्ट, अगर जो है वो टू द पॉइंट अगर बात करूँ, तो अगर जो है वो आपकी जो ऐप है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है कि उसमें जो है वो मल्टीपल एरियाज और कंट्रीज से डेवलपर्स काम कर रहे हैं, और जो है वो एक कहते हैं कि एक बड़ा मॉड्यूल जो है वो बिजनेस मॉड्यूल कवर कर रहा है। वो जैसे अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो उसमें जो है वो एक एक बड़ा मॉड्यूल है, वो एक पूरा ना, उसमें फिर कस्टमर की लेयर है, प्रोडक्ट्स की लेयर है, और फिर एडमिन्स और डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं उसमें। तो उसमें ये फिर उस ऐसी सिचुएशन में हम माइक्रो सर्विसेज की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमें जो है वो बार बार डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही हो, और जो है वो टीम्स जो है वो डिफरेंट एक्सपर्टीज रखती हो, और डिफरेंट एरियाज को जो है वो डिफरेंट लोग कवर कर रहे हो। तो इन इन सिचुएशंस को जो है वो हैंडल करता है माइक्रो सर्विसेज, क्योंकि उसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर जो है वो पाकिस्तान से कोई बंदा प्रोडक्ट की एपीआई पे काम कर रहा है, और जो है वो यूके से कोई बंदा जो है वो कस्टमर की एपीआई पे काम कर रहा है, तो अब उन दोनों को ना तो कोड वर्जनिंग और कोड हैंडलिंग में जो है वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, ना ही जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए उनको ऐसा करना पड़ेगा कि एक टीम को दूसरी टीम के लिए या एक बंदे को दूसरे बंदे के लिए जो है वो होल्ड करना पड़े, या फिर जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए जो है वो प्रोडक्ट की एपीआई अगर डिप्लॉय हो रही है तो कस्टमर की एपीआई भी जो है वो डाउन हो जाए। ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स इससे इजीली जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, सपोज एक लार्ज एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसमें उसमें हम माइक्रो सर्विसेज पैटर्न या आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें इसकी जो हमने इस ऐप को डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो उन पार्ट्स की डिपेंडेंसी मैटर करती है इस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर, कि वो लूजली बाउंड हैं या स्ट्रिक्टली बाउंड हैं, इस सेंस में थोड़ा बताएंगे? असल में तो वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में अगर हम जाते हैं तो फिर वो डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाती है। यही तो रीज़न है कि हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं। वरना राइट। अगर मोनोलिथ की बात करें तो उसमें इश्यूज जो कहते हैं वो यही था कि जो है वो एक तो लोड बैलेंसिंग वगैरह में भी इश्यूज आ जाते थे, और दूसरा डिप्लॉयमेंट के हवाले से इश्यूज के अगर अब आपको पूरा के पूरा जो है वो एक साथ डिप्लॉय करने आप जा रहे हैं, अब उसके सारे यूनिट टेस्ट भी साथ में चलेंगे। फिर अब वो एक एक लार्ज एप्लीकेशन है, फिर उसके यूनिट टेस्ट अपना टाइम लेते हैं, फिर कोई यूनिट टेस्ट फेल हो जाएगा, आप उस पर लगेंगे, तो वो एक जो आपने अपडेट भेजनी है उसको भेजने की प्रिपरेशन में ही आपका जो है वो काफ़ी सारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है ना उसमें, मोनोलिथ में उसमें। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि आपके यूनिट टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, उसका जो है वो टाइम से हो सके, और एक पर्टिकुलर एपीआई जो है वो जिसमें आपको अपडेट भेजनी है वो जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डिप्लॉय हो सके, और काफ़ी सारा टाइम आपका जो है वो सेव हो सके। राइट। विंडोज सर्विसेज में आपने काम किया हुआ है, ये विंडोज सर्विसेज रेगुलर जो विंडोज की एप्लीकेशन होती है उससे किस तरीके से डिफरेंट होती है? एक इशू आया था कि हमारे जो क्लाइंट्स थे, ईआरपी के जो क्लाइंट्स थे, उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए था ताकि वो अपनी सेल बढ़ा सकें। तो उस टाइम पे मैंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम लोग नॉब कॉमर्स यूज़ करते हैं, इससे हम लोग क्विकली आ, एक जो है वो डायनामिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे, जो सारे हमारे जो है वो क्लाइंट्स यूज़ कर पाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर मैंने विंडोज सर्विसेज को साथ में यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे हमें जो है वो विंडोज सर्विसेज ये काम करती थी वहाँ पर कि आपकी जो है वो जो भी डेटाबेस है उसको अपडेट रखती थी। जैसे अगर आपकी एक प्रोडक्ट सेल हो गई, तो अब नॉब कॉमर्स के डेटाबेस में भी उसकी इन्वेंट्री कम होनी चाहिए, साथ में आपका जो ईआरपी का डेटाबेस है उसमें भी उसकी जो है वो इन्वेंट्री कम होनी चाहिए। तो विंडोज सर्विस एक आम सॉफ्टवेयर से या डेस्कटॉप एप्लीकेशन से इस तरह से डिफरेंट है कि विंडोज सर्विस यूँ समझे बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक नॉब कॉमर्स वाला पर्पस बताया। इसके अलावा एक और पर्पस के लिए मैंने यूज़ किया था, वो ये था कि जो अटेंडेंस मशीन होती है आपकी,
तो वहाँ से उसको इंटीग्रेट करवा के और फिर उसका डेटा जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो उस मशीन की बैकग्राउंड में चलता रहे और वो आपके डेटाबेस में एंट्रीज भी करवाता रहे ताकि जो है वो डेटाबेस अपडेट रहे। इसके अलावा दराज की एपीआई के साथ मैंने इंटीग्रेशन की तो उस लेवल पे भी यही काम था कि वो बैकग्राउंड में उनके सर्वर पे चलती रहे और जो है वो हमारे डेटा का और उनके डेटा की इन्वेंट्रीज वगैरह को मिसमैनेज ना होने दे। तो इस तरीके के काम जो है वो आप बैकग्राउंड वर्कर के तौर पे आप इनको यूज़ कर रहे होते हैं विंडोज सर्विसेज को, ताकि जो है वो बैकग्राउंड के काम जो है वो साथ साथ अपडेट होते रहें। इसमें यूज़र का वो नहीं होता, मतलब यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता विंडोज सर्विस में। आपका प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी उसमें डिफाइन होती है, वो कंटिन्यूसली वही जो है वो उसकी फंक्शनिंग वो चलती रहती है बस। राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस में क्या फ़र्क है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में फ़र्क यही है कि मतलब जहाँ पे आपको कोई डिफाइंड मेथड भी चाहिए होगा, इंट्रोड्यूस करवाना होगा, वहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ जाएंगे। जहाँ पे आपने सिर्फ जो है वो एम्प्टी मेथड्स और आई मीन वो इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं, वहाँ पे आप इंटरफेसेस यूज़ कर रहे होते हैं। एम्प्टी मेथड्स मींस? मतलब उनकी डेफिनेशन जो है वो जो उस इंटरफेस को इनहेरिट करेगी क्लास, वहाँ पे डिफाइन होगी उनकी कंप्लीट डेफिनेशन। आप इंटरफेस में सिर्फ उनकी बॉडी जो है वो कहते हैं, उसको जो है वो लिखते हैं। राइट। डेलीगेट्स यूज़ किए हैं आपने सी शार्प में? जी जी। क्या होते हैं ये? डेलीगेट्स आप कह सकते हैं कि एक तरीके के जो है वो इवेंट्स की ही एक फॉर्म होती है। इसमें जो है वो पब्लिशर और आई थिंक सब्सक्राइबर का कॉन्सेप्ट होता है। आप जो डेलीगेट बनाते हैं उसका फिर एक एक सब्सक्राइबर होता है, एक पब्लिशर होता है। वो जो अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया से उसको पब्लिश करेंगे तो उसकी सब्सक्राइबर जो क्लाइंट होगा वो उसको सब्सक्राइब करेगा, वो उसको नोटिफाई करेगा ऑन द स्पॉट के भाई ये चीज़ ट्रिगर हुई है। तो उसकी बेस पे आपने जो भी जो है वो परफॉर्म करना है ऑपरेशन, आप जो है वो उसको परफॉर्म करें। ठीक। अपने फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट, एंगुलर और व्यू तीनों में काम किया, राइट? मोस्टली जो है वो मैंने एंगुलर पे काम किया है। रिएक्ट और व्यू का ये है कि आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो, फिर अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो अगर आप उनको सॉल्व करते हैं तो विच इज़ गुड। तो इसी तरीके के व्यू और रिएक्ट में जो है वो थोड़ा बहुत बीच में काम करने का मौका हुआ है। तो ये है कि मुझे न्यू टेक्नोलॉजीज़ में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मतलब थोड़ा बहुत काम मैंने फ्लटर पे भी किया है, एप्लीकेशन में इश्यूज वगैरह रिजॉल्व करने के लिए। एंड्रॉयड पे भी किया है तो। एंगुलर में आपने किस वर्जन पर लास्ट वर्क किया है? और यार लेटेस्ट कौन सा है अभी, ये भी साथ बताइएगा। आम, मैंने लास्ट जो है वो एंगुलर 13 पे काम किया है। लेटेस्ट मैंने आई थिंक हफ्ता दो हफ्ता पहले शायद जो है वो मैं पढ़ रहा था लेटेस्ट के बारे में, तो आई थिंक एंगुलर 16 था वो। और ओल्डेस्ट वर्जन आपने एंगुलर का कौन सा यूज़ किया हुआ है? बिल्कुल जो स्टार्ट में आया था ना, जब एंगुलर जेएस के बाद जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने पहला प्रोजेक्ट जो है वो अपनी फर्स्ट कंपनी में उसी को यूज़ करते हुए बनाया था। उससे पहले एंगुलर जेएस में यूज़ कर रहा था, बट वो इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं फिर जो है वो उस पर जंप किया। तो उसमें काफ़ी जो है वो ज़्यादा एडवांटेजेस और सिंप्लिसिटी थी। तो एंगुलर आई थिंक 2+ करके आया था या 3 था, आई डोंट रिमेम्बर। 2+ कहते थे शायद, याद नहीं है। राइट। एंगुलर में डायरेक्टिव्स क्या होती हैं? एंगुलर में डायरेक्टिव्स जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके के जो है वो कंपोनेंट टाइप के ही होते हैं। और जो है वो इनका एक वो होता है, मतलब डायरेक्टिव भी जो है वो मल्टीपल तरह के होते हैं। जैसे आई थिंक प्री डिफाइंड डायरेक्टिव्स होते हैं जिनमें जो है वो आपके वो आ जाते हैं NGF और NG4 और इस तरीके के जो है वो सारे आ जाते हैं आई थिंक। नोड जेएस पर भी काम किया हुआ है आपने?
Node.js में मास्टर्स में एक कोर्स था, तो उसके लिए एपीआई एक बिल्ड की थी मैंने 2020 में आई थिंक ना। तो काम कर सकता हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क से, लेकिन ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल लाइफ में मौका नहीं मिला अभी तक। अच्छा, आपने सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल और मोंगोडीबी तीनों पर काम किया हुआ है, राइट? ज़्यादा एसक्यूएल पे किया है, और मोंगो में भी लास्ट कंपनी में जो है वो थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन हुआ है उसमें। तो मोंगो और एसक्यूएल में क्या फ़र्क है बेसिकली? हम बहुत बड़ा फ़र्क है, दोनों के आर्किटेक्चर डिफरेंट हैं, दोनों की यूजेज डिफरेंट है। जैसे एसक्यूएल जो है वो अगर हम बात करें तो वो रिलेशनल डेटाबेस है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपके टेबल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और उसमें ऑथेंटिसिटी का लेवल जो है वो बहुत हाई होता है एसक्यूएल में ना। तो इस हवाले से ये है कि एसक्यूएल जो है वो हम लोग फाइनेंस की एप्लीकेशंस हो गई या ऐसी एप्लीकेशंस हो गई जिनमें जो है वो मनी ट्रांजैक्शंस वगैरह ज़्यादा होती हों, और डेटा काफ़ी जो है वो आपको एक्यूरेट हर टाइम रखना हो, तो उस लेवल पे आप जो है वो एसक्यूएल की तरफ जाते हैं। और अगर उसकी हम बात करें, अपना मोंगो की बात करें, तो मोंगो जो है वो उसका आर्किटेक्चर टोटली डिफरेंट है। उसमें ये टेबल्स और ये चीज़ें नहीं होती, उसमें जो कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें फिर प्राइमरी की और फॉरेन की वगैरह के रिलेशंस नहीं होते, और जो है वो आप डिफरेंट तरीके से जेसॉन में डेटा सेव कर सकते हैं, फिर आपको रिट्रीवल भी उसी तरीके से होता है। तो मोंगो जो है वो ज़्यादातर जो है वो छोटी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ऐसी एप्लीकेशन जिसमें जो है वो मतलब डेटा अगर कभी एक दूसरे से मिसमैच कर जाए तो इतना बड़ा इशू ना हो, जितना जो है वो फाइनेंस की एप्लीकेशंस हो गई या ई कॉमर्स वगैरह की एप्लीकेशंस हो गई, उनमें होता है। तो उस मोंगो तरीके में एसक्यूएल के लैंग्वेज यूज़ होती है? मोंगो में मैंने जो अभी जहन से निकल गया, जो मैंने क्यूरी राइटिंग के लिए ऐप यूज़ की थी उसका नाम, लेकिन उसमें एक ऑप्शन मैंने देखा था कि आप जो है वो उसको यूज़ करते हुए आप एसक्यूएल की क्यूरी राइट करेंगे, वो जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो आउटपुट जो है वो मोंगो में रिट्रीव करके दे देगा। तो इस तरीके से मैंने देखा था कि एसक्यूएल की क्यूरी आप आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। राइट। फिर नल एंड अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट में इन दोनों में फ़र्क है? जी बिल्कुल है। नल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नल एक इट सेल्फ एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। आप नल एज अ वैल्यू कंसिडर करते हैं, और अनडिफाइंड मीन के उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसके अंदर अभी तक कुछ डिफाइन ही नहीं हुआ, जबकि नल जो है वो इट सेल्फ एक वैल्यू कंसिडर करते हैं। राइट। सीक्वल सर्वर के अंदर नॉर्मलाइजेशन का आपको आइडिया होगा। हम्म। इसी तरह डी नॉर्मलाइजेशन भी होती है। जी जी। उसका कुछ आइडिया है वो क्या है और किन सिनेरियोज में उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? हम वो बेसिकली अगर हम डी नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आ, जैसे आप जो है वो नॉर्मलाइज जो है वो करते हैं, तो उसके रीजंस होते हैं कि जो है वो डेटा रिडंडेंसी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब डी नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अब जब आपने मिसाल के तौर पे सारी जो है वो नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स जो है वो अप्लाई कर ली एक डेटाबेस पे, अब वो प्राइमरी कीज हो गई और फॉरेन कीज हो गई, वो सारी एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गई। तो उससे क्या होता है, आपकी जो डेटा की रिट्रीवल होता है वो जो है वो लैग करने लग जाता है काफ़ी जगहों पे ना। क्योंकि आप जब डेटा रिट्रीव करने जाते हैं, फिर वो जॉइंट्स पे जॉइंट्स लगाते हैं आप, और कंडीशंस होती हैं डिफरेंट तरह की ना, तो वो अब उस लेवल पे जब आप ज़्यादा इश्यूज आने लग जाते हैं डेटा रिट्रीवल में, देन आप जो है वो डी नॉर्मलाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि किसी तरीके से डेटाबेस के जो है वो जो हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई की हुई है सारी जगह पे, अब उसमें किन किन जगहों पे हम लोग जो है वो उसको
नॉर्मलाइजेशन को रिमूव कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपकी जो डेटा की रिट्रीवल है वो जो है वो फास्ट हो सके, और जो है वो स्मूथली आप जो है वो रिट्रीव कर सकें डेटा को। तो आई थिंक इस इन चीज़ों को जो है वो ओवरकम करने के लिए आप डीनॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस को। राइट। ऊप्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक इनकैप्सुलेशन है और एक एब्स्ट्रैक्शन है। तो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो उसकी अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन आपका जो है वो हाइड करना होता है ना पर्टिकुलर डेफिनेशन को। जैसे गाड़ी का एक फंक्शन है, आप गाड़ी में बैठे तो आप जो है वो एस्केलेटर वगैरह यूज़ करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो अब आपको ये पता है कि गाड़ी का एस्केलेटर जो है वो यूज़ करूंगा मैं तो गाड़ी आगे चलेगी ना। अब आपको ये नहीं पता कि उसके इंजन में क्या चल रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन सेम यही कॉन्सेप्ट है ना, कि आप जो है वो उसकी डेफिनेशन को हाइड कर देते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की ना। और अगर हम पॉली क्या दूसरा क्या बताया था आपने? इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या मेथड की एक आप ये कह सकते हैं कि उसकी एक आप प्रेमिसेस डिफाइन करते हैं कि भाई ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है फिर कि उसके थ्रू आप उसका एक्सेस बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि भाई इसको जो है वो ये क्लासेस जो है वो एक्सेस कर पाएंगी, इसको जो है वो कोई नहीं यूज़ कर सकता है, इसको जो है वो एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जितनी भी क्लासेस है वो यूज़ कर सकेंगी। तो ये डिफरेंस है इसमें ना। एक चीज़ में आप हाइड करते हैं और दूसरी चीज़ में आप उसको एक तरीके से एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए हाइड करते हैं, एक उसकी आप बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई इसकी ये स्पेसिफिक बाउंड्री है। राइट। डिज़ाइन पैटर्न्स के अंदर फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का आइडिया है आपको? आई थिंक फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, आप जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो होती है उस पे आप काम करते हैं कि जो है वो इंस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास का वो किस तरीके से जो है वो इनिशलाइज होगा, और ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए सपोज एक ऐप है, तो उसको हम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो वो हम कोई टूल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम उन्हें, या कोई ऐसे चेक्स हैं जिसके थ्रू हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसके मैट्रिसेस वगैरह हों उनको? कोई आपने इस पे कोई काम किया हो या आइडिया हो आपको? इसमें आपके पास ये एज्योर की सर्विसेज आती हैं, ठीक है ना। उसमें आपको जो है वो आपकी एपीआई की जो परफॉर्मेंस होती है वो ग्राफ के थ्रू वो काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा होता है ना। तो आई थिंक एज्योर है। फिर अगर आप एडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें भी टूल होता है उसका, तो उसमें भी आ रही होती है उसकी परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट की वर्जन कंट्रोलिंग किस तरह होती है? प्रोजेक्ट की वर्जन कंट्रोलिंग किस सेंस में पूछ रहे हैं आप? सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है, उसके आपने उसका सोर्स मेंटेन किया हुआ है सपोज ऑन हम्म एज्योर या गिट पर, हम्म। तो डिफरेंट उसमें अपडेट्स आती हैं, तो आप उसकी वर्जन कंट्रोलिंग किस वे के अंदर करेंगे? डिफरेंट उसमें अपडेट आती है मतलब जो कोड मीन्स मर्ज आपने, होते हैं, हाँ जी, मीन्स आप डेवलपर्स जो कोड मर्ज कर रहे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप, राइट? फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जी 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 जी। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें एक तो जो है वो आप जो आपका सोर्स कोड होता है आप उसको मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड रखते हैं। जैसे प्रोडक्शन ब्रांच अलग हो गई, मास्टर हो गई, ठीक है ना, और सॉरी मास्टर हो गई, फिर जो है वो आपकी डेवलप ब्रांच अलग हो गई। अब फिर कुछ रूल्स होते हैं इसके बाद कि हर डेवलपर जो है वो डेवलप ब्रांच से एक अपनी एसोसिएटेड ब्रांच बनाएगा। फिर उस ब्रांच बनाने के बाद मजीद रूल्स होते हैं कि जो डेवलपर ब्रांच बनाएगा वो उस ब्रांच का नाम जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखेगा। जैसे कोई टास्क या कोई फीचर पे वो काम कर रहा है तो उसके नाम के साथ वो रखेगा।
फिर कुछ और रूल्स ऐसे होते हैं कि जब स्प्रिंट कंप्लीट होता है, जैसे आप जो है वो अगर एजाइल की बात करें तो स्क्रम की, तो उसमें जब स्प्रिंट कंप्लीट होता है तो उसके साथ आप जो है वो आइट्रेशन चलाते हैं कि भाई ये स्प्रिंट की जो है वो कोड फ्रीज डेट है। फिर उस कोड फ्रीज डेट पे क्या होता है कि सारे डेवलपर्स ने अपना कोड जो है वो डेवलप ब्रांच में मर्ज ऑलरेडी किया होता है ना कोड फ्रीज डेट पे, फिर उसके बाद कोई बंदा मर्ज नहीं करेगा। फिर उस लेवल पे आपकी जो है वो क्यूए टीम जो है वो अपनी रिग्रेशन टेस्टिंग वगैरह करती है, फिर वो जब गो अहेड देती है फिर जो है वो आपकी डेवलप ब्रांच जो है वो मास्टर ब्रांच में जो है वो अपडेट होती है। तो कुछ ये रूल्स होते हैं। प्रोफेशनली आप की जितनी ये टाइम स्पेंड है या जर्नी है, इसमें आप अपनी मोस्ट अपने आप की यूं समझ लें कि मोस्ट पावरफुल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो आप कंसिडर करते हैं, मेजर वीकनेस, वो क्या है दो? दो दो। एक एक। अच्छा, एक एक। सही। अच्छा, स्ट्रेंथ जो है वो, स्ट्रेंथ ये है कि बिलीव जो होता है ना, वो आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम किसी भी लेवल का आता है तो मैं घबराता नहीं हूँ। आ, अब ये मुझे स्ट्रेंथ अपनी इसलिए पता चली क्योंकि मैंने डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया, तो मैंने जो मेरे बराबर के बंदे होते थे, मेरे कलीग्स होते थे, उनको मैंने बाकायदा काफ़ी जगहों पे जो है वो प्रेशर के टाइम पे जो है ना उनका बिलीव टूटते हुए देखा है। जैसे ही वर्कलोड जब बढ़ता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ये एक बड़ी अल्लाह जिसको दे वो वाली बात है। जब वर्कलोड बढ़ता है ना उस टाइम पे जो है वो काफ़ी लोग जो है वो उनसे हैंडल नहीं हो पाता, ना उनसे फिर कोडिंग हो पाती है, ना उनसे बग रिजॉल्व हो पाता है, ना उनसे फिर तरीके से बात कम्युनिकेट हो पाता है। तो बिलीव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये है स्ट्रेंथ मेरी है कि जो है वो आ, मुश्किल से मुश्किल टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग रहती है और जो है वो काम पर भी फोकस रहता है, चीज़ों को मैं टैकल कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वीकनेस की बात करें तो वीकनेस जो मेरी है वो प्रोडक्ट के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती और कंपनी के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती, बट मेरे लिए वो होती है, तो इसलिए मैं उसको वीकनेस कंसिडर करता हूँ कि जब कोई वर्कलोड वगैरह ज़्यादा काम होता है तो मैं फिर एक एक जो है ना वीकनेस ये है कि किसी लेवल पे अगर मैं स्टक होता हूँ ना तो फिर मैं उसमें ये नहीं देखता कि मतलब 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए मैं उस काम में लगा हुआ हूँ, मैं उसमें लगा ही रहता हूँ फिर मतलब जब तक उसको रिजॉल्व नहीं कर लेता। ब्रेक लेता हूँ लेकिन मेरा दिमाग उसी चीज़ पे होता है कि हाँ भाई ये मुझे रिजॉल्व करनी है, तो मैं इधर उधर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के बाद जो है वो दूसरी चीज़ों को फिर मतलब जैसे खाना पीना हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, फिर उन चीज़ों की तरफ जो है वो फोकस होता है।